अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। हम जितने भी मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो उन रीडिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं लिमिट होती है, अनसर्टेनिटी जो है मौजूद होती है। अब इस अनसर्टेनिटी की या इस एरर की कुछ काज हो सकती हैं, कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। तो इसकी जो रीज़न है वो तीन तरह की हो सकती है। पहली है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि जो आदमी मेजरमेंट्स वगैरह ले रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, या तो वो लापरवाही से परफॉर्म कर रहा है या फिर वो इनएक्सपीरियंस पर्सन है, उसे पता ही नहीं है कि हमने एक्सपेरिमेंट्स या कैलकुलेशन वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को गाड़ी वगैरह पे बिठा देंगे और उसे कहेंगे गाड़ी चलाए, तो वो ज़ाहिर सी बात है नहीं चला सकता, वो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर एक आदमी को एक्सपीरियंस ही नहीं है कि उसने कैसे कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है, कैसे मेजरमेंट्स लेनी है, वो जो भी मेजरमेंट्स आपको लेकर देगा उसमें कहीं ना कहीं एरर वगैरह जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट है फॉल्टी अपरेटस। अगर आपके अपरेटस के अंदर ही फॉल्ट्स मौजूद हैं, अगर उसमें ही प्रॉब्लम है, तो आप उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपको एरर जो है वो मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम ये वर्नियर कैलिपर देखें, तो आप लोगों ने 10th क्लास के जब आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म किए होंगे या प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म किए होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने यूज़ किया होगा वर्नियर कैलिपर। उसमें आप लोगों ने ज़ीरो एरर्स के बारे में पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखें मेन स्केल का जो ज़ीरो है, वो आप मेन स्केल की जो ज़ीरो वाली लाइन है वो वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन के साथ मैच नहीं करी। इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद है या आपका ऑपरेटर्स जो है वो फॉल्टी ऑपरेटर्स है। तो आप इससे जो भी मेजरमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे उसके अंदर आपको ज़रूर एरर जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, कि जो तरीकाकार आप अपना रहे हैं, जो मेजरमेंट्स के लिए आपकी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो टेक्निक्स ठीक नहीं होंगी तो ऑब्वियसली अगेन आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर्स। तो एरर्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? एरर्स दो टाइप्स का हो सकता है। एक को हम नाम देते हैं रैंडम एरर का और दूसरे को नाम देते हैं सिस्टमेटिक एरर का। तो रैंडम एरर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के लिए हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं मेजरमेंट्स के लिए। फ़र्ज़ कर लें आप लोगों ने 10th क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा सिंपल पेंडुलम का। उसमें क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास एक पेंडुलम होता है और ये क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है इस लिहाज से, और हम इसका टाइम पीरियड जो है वो मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हम इस मेजरमेंट को रिपीट करते हैं और हमारे पास टाइम पीरियड आता है 1.43। उसके बाद दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो अगेन हमारे पास टाइम पीरियड का आंसर आता है 1.41। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.45। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखें हम एक ही चीज़ को, एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, हर चीज़ तमाम की तमाम कंडीशन जो है यहाँ पर वो सेम है, कोई भी हमने चेंजिंग यहाँ पर नहीं की, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो आंसर है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, चेंजिंग आ रही है। तो इस तरह के एरर को हम नाम देते हैं रैंडम एरर का, कि देखिए हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं पेंडुलम को, लेकिन हर बार आपको आंसर जो है वो पहले से डिफरेंट मिल रहा है। तो ये जो एरर होगा इसको हम नाम देते हैं रैंडम एरर का। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रैंडम एरर तब होता है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर द सेम कंडीशन। तो वही चीज़ हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करें, लेकिन हमारे पास जो मेजरमेंट्स आ रही हैं हर दफ़ा उनका आंसर डिफरेंट आता है अंडर द सेम कंडीशंस, सब कुछ सेम रखा हुआ था। तो अब इसकी कॉज क्या हो सकती है? तो इसकी कॉज कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम कहेंगे कि हमें इसकी कॉज के बारे में कोई भी मालूम नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया, हर चीज़ सेम थी, लेकिन उसके बावजूद आंसर सेम आता है। तो हम कहेंगे इसका जो रीज़न होगी वो अननोन होगी, इसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम ये परफॉर्म करते हैं सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल, तो उसमें हम बजाय एक मेजरमेंट्स लेने के हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा रिपीट करते हैं इस सिंपल पेंडुलम को। वो 3 दफ़ा रिपीट इसीलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी हो या उसमें जो एरर के चांसेस हो उसको मिनिमाइज़ किया जाए। तो हम इस रैंडम एरर को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? हम बजाय एक रीडिंग लेने के हम बहुत सारी रीडिंग्स ले लेंगे, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें। जितनी ज़्यादा आप मेजरमेंट्स लेंगे
उतना एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा, उतना बेहतर आंसर मिलेगा। तो हम फिर इस रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस करेंगे, हम बहुत सारी रीडिंग्स ले लेंगे और उसके बाद इन सब की मीन निकाल लेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। अब मीन कैसे निकालते हैं, आप इन सब वैल्यूज़ को जमा कर देंगे, 1.41 प्लस 1.43 प्लस 1.39 प्लस और 1.45 और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर डिवाइड कर देंगे। वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4, तो इसको 4 पे डिवाइड करें। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ गया 1.44, तो ये आपका ज़्यादा बेहतर आंसर होगा एज़ कम्पेयर टू इन तमाम वैल्यूज़ के। खैर, हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम बहुत सारी वैल्यूज़ लेंगे और बहुत सारी वैल्यूज़ लेने के बाद उसका हम मीन ले लेंगे। द रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। हम बहुत सारी रीडिंग्स ले लेंगे सेम क्वांटिटी की और उसके बाद उनका मीन वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। उससे हम इस रैंडम एरर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, अब हम इसको ज़रा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे आपके पास एक स्केल है, हम यहाँ पर एक स्केल बना लेते हैं रैंडम सा। यहाँ पर उसके 0 लिखा हुआ है, उसके बाद 10 छोटी छोटी लाइंस आएंगी यहाँ पर, उसके बाद 1 लिखा होगा, फिर अगेन छोटी छोटी लाइंस होंगी, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर अगेन छोटी छोटी लाइंस होंगी और यहाँ पर 4 लिखा होगा, फिर अगेन छोटी छोटी लाइंस आएंगी और फिर यहाँ पर 5 लिखा होगा, फिर अगेन छोटी छोटी लाइंस आएंगी और यहाँ पर 6 लिखा होगा। ये आपका 6 हो गया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ये आपके पास एक पेंसिल है, इस पेंसिल की मैंने इसकी पैमाइश करनी है, इसकी लेंथ काउंट करनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पेंसिल को प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये आपकी पेंसिल होगी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है आपकी इस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर जो इसकी स्केल जो आपको इसकी मेजरमेंट करके बताएगा, वो आपको बताएगा कि इसका जो आंसर है, इसकी जो पैमाइश है वो 4.2 सेंटीमीटर है। लेकिन क्या एक्चुअली में इस पेंसिल की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर होगी? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट्स की गई हैं वो ही फॉल्टी है। अब मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको आंसर बता रहा है, उस आंसर में 1 सेंटीमीटर की जो है वो एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर था वो 3.2 सेंटीमीटर था, लेकिन ये जो स्केल है जिसके अंदर एरर है, ये आपको 4 सेंटीमीटर बता रहा है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। कि सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है कि आप जो भी मेजरमेंट्स वगैरह परफॉर्म करेंगे उस सिस्टम से, उस इंस्ट्रूमेंट से, वो हर क्वांटिटी को इक्वली इफेक्ट करेगा। जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा कि आपका जो स्केल था उसके अंदर एरर था, तो आप उस स्केल से अगर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे तो वो आपको हर मेजरमेंट के अंदर 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा आंसर ही देगा, उसमें गलत ही आंसर आएगा। एंड इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन द रीडिंग्स, और जो भी डिफरेंस आएगा रीडिंग्स के अंदर वो कंसिस्टेंटली 1 सेंटीमीटर का एरर आएगा, क्योंकि उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का एरर था। तो आप उससे जो भी मेजरमेंट्स लेंगे, हर मेजरमेंट्स के अंदर उसमें 1 सेंटीमीटर का जो है वो एरर आएगा। अब इसकी कॉज क्या क्या हो सकती हैं? तो इसकी बहुत सारी कॉज हो सकती हैं। 0 एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 एरर होगा तो फिर भी आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। नेक्स्ट है पुअर कैलिब्रेशंस और इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस। इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें अगेन आपके पास वही स्केल है, हम यहाँ पर एक स्केल बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये आपका वही स्केल है। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका स्केल होता है उसमें यहाँ पर छोटी छोटी 10 लाइन्स होती हैं, लेकिन अगर लाइंस ऐसे हों मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पर देखें, इसे हम कहेंगे ये पुअर कैलिब्रेशन है। पुअर कैलिब्रेशंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखें तो गैप नॉर्मल है, इन दो जगहों में गैप कम हो गया, यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से जो स्केल होता है इसको कहते हैं पुअर कैलिब्रेशंस है। अगर इस तरह से होगा, अगेन आपका जो लेंथ वगैरह मेजर करेंगे हम स्केल से, वो आपको आंसर गलत देगा। और इसके अलावा फ़र्ज़ करें यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, उसके अगर आगे 10 लाइन्स हैं, अगर वहाँ पे 2 की बजाय अगर 3 लिखा हुआ हो, फिर आगे 10 लाइन लगी हुई हैं, आगे 4 लिखा हो और आगे चल रहा हो 4 5 6 so on, तो इसमें देखें इस 1 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया। तो इसके हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो है वो इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस की गई हैं, इनकरेक्ट मार्किंग है।
1 के बाद 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया। तो ये हमने दोनों चीज़ें संभाली इसमें कि पुअर कैलिब्रेशंस क्या होती हैं कि अगर रीडिंग्स के दरमियान स्पेस कहीं ज़्यादा कहीं कम हो गई तो उसे हम पुअर कैलिब्रेशंस कहेंगे। और इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस का मतलब कि हमारी जो पर मेजरमेंट्स की गई हैं, जो कैलिब्रेशंस की गई हैं, जो मार्किंग की गई है वो गलत है, इनकरेक्ट है। तो अब हम इस सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? हम इस सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक स्केल की बजाय 2 स्केल ले लें। यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो रीडिंग है वो 0 की आएगी, उसके बाद यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, लेकिन यहाँ पर 3 के बजाय यहाँ पर 4 आ जाता है, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी इस तरह से, और फिर यहाँ पर 5 आ जाता है। तो एक स्केल हम यहाँ पर बना लेते हैं जो बिल्कुल ठीक होगा आपका। यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0 की, उसके बाद फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी ऐसे, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 लाइंस आएंगी, 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई भी पेंसिल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है, तो हम इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो है ये इस लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो ये जो आपको मेजरमेंट देगा वो आपको देगा 4.2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसी पेंसिल को मैं वहाँ की बजाय यहाँ पर प्लेस करूँगा तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ तक है, ये इस लाइन के साथ मैच करता है, तो ये आपको रीडिंग देगा कि इसकी जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वाला जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ये गलत आंसर दे रहा है। और कितना गलत आंसर दे रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है ये आपको बढ़ा कर दे रहा है, 1 सेंटीमीटर का इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा इससे कंपेयर करने के बाद कि इसके अंदर हर दफ़ा 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा ही रीडिंग आएगी। तो हम इस फैक्टर को अप्लाई कर देंगे हर रीडिंग्स के ऊपर कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे हर मेजरमेंट के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो है उसको हम माइनस करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इस इंस्ट्रूमेंट से जितनी भी रीडिंग्स लेंगे फिर हमारे पास वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स आएंगी, उसमें किसी भी किस्म का कोई भी एरर नहीं होगा। इस चीज़ को कहते हैं कि करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देना, कि इसमें एरर जो था वो 1 सेंटीमीटर का था, ये आपका करेक्शन फैक्टर है, इसको हम हर रीडिंग्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये मेजरमेंट्स किया आपने अभी, इस मेजरमेंट के ऊपर जब हम ये करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो अगेन 3.2 सेंटीमीटर आएगा। करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई किया हमने कि इस वैल्यू में से इस 1 सेंटीमीटर को यहाँ पर माइनस कर दिया, क्योंकि ये जो स्केल था आपको ये 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा था। तो इस तरह से हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करके हर मेजरमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट। तो हम सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए हम कंपेयरिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, एक वो इंस्ट्रूमेंट जो ख़राब होगा, एक वो इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल ठीक होगा। उन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब है वो कितनी रीडिंग्स आपको एक्स्ट्रा दे रहा है या कम रीडिंग दे रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द सिस्टमेटिक एरर इज़ रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग द करेक्शन फैक्टर टू ऑल द रीडिंग्स टेकन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद वो जो हमने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद वो हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर देंगे हर मेजरमेंट के ऊपर जो भी हम उस ख़राब वाले इंस्ट्रूमेंट से लेंगे, जिस तरह अभी आप लोगों ने देखा था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि एरर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं और हम इनको कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।